नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन अंडरलाइंड गिवन। हाँ जी, किसमें एरर है? आई हैड गॉन टू सिलीगुड़ी बिफोर आई गो टू रायगंज, टेंस का बचपन वाला कॉन्सेप्ट। एंथुजियास्टिक का मतलब ऊर्जा से भरा हुआ, जोश से भरा हुआ, एनर्जेटिक। कहाँ पे प्रॉब्लम है? हाँ जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है? कॉन्सेप्ट बताओ यहाँ पे। ये आप पढ़ते हो पास्ट इंडेफिनिट एंड पास्ट परफेक्ट, कि भाई जब दो एक्शंस पास्ट में हो रहे हों तो दोनों में जो पहले पूरा हो चुका होता है वो पास्ट परफेक्ट में जाता है और फॉलोइंग एक्शन पास्ट इंडेफिनिट में। सो इफ देयर आर टू एक्शंस हैपनिंग इन द पास्ट, देन द एक्शन दैट टुक प्लेस फर्स्ट should be written in past perfect and the following action will go in past indefinite। वही, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, जो बचपन वाला सेंटेंस है। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन। तो वही कहानी यहाँ पे है, हैड गॉन तो बिल्कुल दुरुस्त है, ठीक है, बट यहाँ पे इन्होंने गो कर दिया है, इस ये पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा, यहाँ जाएंगे आप वेंट के साथ। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सो ए में प्रॉब्लम थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट करेक्टली यूजेस द इनडेफिनिट आर्टिकल। देखो भरपूर क्वेश्चन मिले हैं लास्ट ईयर में, अलग तरीके से आर्टिकल का ज्ञान चेक किया गया है। आई हैव नेवर सीन एन यूएफओ, अ यूएफओ, एन यूएफओ, इन एन इंग्लिश मूवी, अ एन, बस यानी यही देखना है आपको, इतना पार्ट देखना है। देख लो किसमें दोनों कॉम्बिनेशन दुरुस्त होने चाहिए। सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। नजर आ गया? करेक्ट ऑप्शन पे पहुंच गए? मैं वही देखता हूँ कि ऑप्शन सबके एक आने चाहिए, थोड़ा बहुत भी इधर उधर फिसले तो अच्छी बात नहीं है। देखो कल भी हमने बात करी थी कि आर्टिकल का पूरा ज्ञान जो है वो साउंड के ऊपर है, एंड वॉवल साउंड के पहले एन लगता है और कॉन्सोनेंट के पहले अ लगता है। तो यूएफओ में आप देखो, यू य का साउंड है तो एन तो लगेगा नहीं, तो एन वाले दोनों बाहर हो गए। अब इधर अ यूएफओ है, इन दोनों में तुलना कर लो भाई, इंग्लिश से पहले इंग, वो साउंड जो है वॉवल साउंड है, तो एन इंग्लिश आएगा। अ यूएफओ एन इंग्लिश, सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ये क्वेश्चन ज्यादा ही आसान होते हैं। ही विल रिटर्न इन एन आर, देखो पढ़ने में ही निकल के आ गया ना, एरर बोल रहा है। तो अब उच्चारण आपका ठीक होगा तभी आप बोलोगे ना। द प्रोनाउंसिएशन इज आर, एक्चुअली द आवर भी नहीं है, आवर इज ओ यू आर, इसका राइट प्रोनाउंसिएशन होता है आर इन द फर्स्ट आर ऑफ द मैच, बट हम फिर भी उसको बोलते हैं, तो इट इज नॉट हावर, इट्स आर। वॉवल साउंड है, अ नहीं लगेगा, यानी डी में दिक्कत है, अ की जगह पे लगाओगे आप एन। बिने सेड दैट ही इज कमिंग फ्रॉम हिज विलेज जयगढ़, कहाँ पे प्रॉब्लम है इसमें? ए बी सी डी लिखा हुआ है। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, यहां ही इज कमिंग लिखा हुआ है, किसके साथ जाओगे आप? कहां प्रॉब्लम है? नजर आ गया आपको? ही वॉज कमिंग होगा, ठीक है। और देखो ये भी वही डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन वाला ही कॉन्सेप्ट है, बट उस कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन है यहाँ पे। और आपको पता है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा तो आप यहाँ पे इज कमिंग नहीं लिख सकते। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस किस में कन्वर्ट हो जाता है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। यही तो 6 बदलाव होते हैं जब आप डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में जाते हो और रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होता है। कौन से बदलाव? प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। यही 6 बदलाव हैं डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट व्हेन रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस। बाकी पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एज इट इज रहता है। मोडल वर्ब का चेंज आप जानते हैं, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, तो बिल्कुल टिप्स पे होनी चाहिए चीजें। तो बी में, बी करेक्ट ऑप्शन है। अगला, शी वॉज वेटिंग फॉर अ अपॉर्चुनिटी, बस इतना पढ़ते ही आपकी जबान रुक जाएगी। वेटिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी, राइट, आर्टिकल की दिक्कत है, सी करेक्ट ऑप्शन है। सी वॉज वेटिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट हर ओन बिजनेस। यहां पे मुझे बताइए ओन का ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है? व्हाट इज द ग्रामेटिकल प्रोफाइल ऑफ ओन ओवर हियर? और ओन कितने तरह की ग्रामेटिकल प्रोफाइल में इस्तेमाल हो सकता है? ओन पोजीशन साहिल भदौरिया साहब बता रहे हैं।
देखो यहाँ पे ओन जो है इसको एम्फेटिक एडजेक्टिव कहते हैं क्योंकि ये जोर डालने के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ बिजनेस जो है ये नाउन है, हर पजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है, पजेसिव एडजेक्टिव है ये, और ये एम्फेटिक एडजेक्टिव है। लेकिन इसी ओन को अगर मैं ऐसे सेंटेंस लिखूं, आई ओन दिस बिजनेस, आई ओन दिस बिजनेस, तो यहां पे अभी आप इस ओन को किसके साथ यूज करोगे? ये क्या हो गया, मतलब इसकी ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या हो गई? आपको साफ साफ दिख रहा है ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, ठीक है। और ये हम वर्ब में पढ़ते भी हैं, आपको पता है देयर आर 5 कैटेगरीज ऑफ वर्ब्स जिनको आप इन जनरल कॉन्टिन्यूअस में नहीं लिखते, और उनमें एक आता है वर्ब ऑफ पोजीशन। तो आप कभी आई एम ओनिंग नहीं कर सकते या ही इज ओनिंग नहीं कर सकते, ये लिखा जाता है इनडेफिनिट में ही। और उसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि कोई भी पोजीशन परमानेंट नहीं होती। आज राजा हैं कल रंक हो सकते हैं, आज रंक हैं कल राजा हो सकते हैं। तो जैसे सेंस परसेप्शन के वर्ब में भी आप आईएनजी नहीं लगाते, बिकॉज सेंस परसेप्शन क्या है? दैट इज लिमिटेड ना। हम इंसानों की जो सेंस परसेप्शन है वो लिमिटेड है, वो साइंस ने खुद ही बताया हुआ है कि हम पूरा देख नहीं सकते, देखते हैं सिर्फ कितना विबग्योर रेंज, सुनते हैं सिर्फ 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, राइट। हमसे कुत्ते जो हैं हमसे 10 गुना ज़्यादा बेहतर सूंघ लेते हैं। इसका मतलब हम जो भी सूंघ रहे हैं, जो भी सुन रहे हैं, जो भी फील कर रहे हैं, वो रियलिटी नहीं है, वास्तविकता नहीं है। नेचर ने कॉस्मिक कॉन्सियसनेस ने जितनी औकात दी है, हम वही प्रोजेक्ट करते हैं। और इसीलिए शब्द आता है माया, कि अपने प्रोजेक्शन को रियलिटी मत मान लो, राइट। एनीवे, तो दैट्स द रीजन कि आप इनडेफिनिट, इसीलिए उसको कहते हैं इनडेफिनिट टेंस, बिकॉज अनिश्चितता है वहां पे। आप उसी खाने के बारे में घर के 4 लोग 4 राय रखते हैं, किसी को कह रहा है नहीं तीखा लग रहा है, कोई कहता नहीं ठीक ठीक तो है, कोई कह रहा नहीं नमक मुझे ज्यादा लग रहा है। खाना तो एक ही है, लेकिन 4 लोग अपने अपने राय व्यक्त कर रहे हैं, तो वो परमानेंट सी बात नहीं, वो कंटिन्यूअस में नहीं जाएगी, वो इनडेफिनिट में रहेगी। एनीवे, तो ये ओन यहाँ पे वर्ब हो गया, वहां एम्फेटिक एडजेक्टिव था। आइए आगे बढ़ते हैं। If things were not going to be normal after the pandemic, mankind will have to accept the new normal. Things were not going to be normal. पढ़ के ही समझ में आ रहा होगा। सर मेरा स्पोर्ट्स एंड एरर का क्वेश्चन बहुत गलत होता है मिस अग्रवाल। तो मिस अग्रवाल इसीलिए यहाँ पे चल रही है प्रैक्टिस। बाकी डिटेल्ड क्लासेस देखनी है तो उसके लिए कोर्स होता है, वहाँ पे हर एक चैप्टर डिटेल मैनर में पढ़ाता हूँ। यहाँ आपकी प्रैक्टिस चल रही है, वहाँ पे भी जहाँ थोड़ा भी मौका मिल रहा है ज्ञान देने का, वो कोशिश कर रहा हूँ कि आप तक पहुँच जाए। सुविधाएं सारी मौजूद हैं, आपके ऊपर है, आप ले सकते हैं। कोर्सेज आर अवेलेबल ऑन करियरविल ऐप। चलिए, इफ थिंग्स वर नॉट गोइंग टू बी नॉर्मल, कहाँ पे दिक्कत है भाई? किस पार्ट में है? हाँ जी, यहाँ पे दिक्कत है। किससे रिप्लेस करोगे? इफ थिंग्स इज या आर तो इतनी तो समझ आई है, थिंग्स लिखा हुआ है तो यहाँ पे आर हो जाएगा। इफ थिंग्स आर नॉट गोइंग टू बी नॉर्मल आफ्टर द पैंडेमिक, पैंडेमिक के बाद अगर चीजें नॉर्मल नहीं हो रही हैं तो मैनकाइंड विल हैव टू एक्सेप्ट द न्यू नॉर्मल। तो नए नॉर्मल को मैनकाइंड को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वही वाला फंडा कि इफ वाला क्लॉज जो है वो प्रेजेंट में चला गया, इधर आप फ्यूचर में चले गए। यहाँ पे पैंडेमिक शब्द खूब सुना है आपने, ये 3 शब्द आते हैं। आई होप ज्ञान आपको है, बट फिर भी मेरी जिम्मेदारी है जहां मौका मिले दे दूं थोड़ा थोड़ा। एपिडेमिक और एंडेमिक, ये देखो 3 शब्द हैं ये। एंड इफ वी टॉक अबाउट फ्रॉम रूट वर्ड पर्सपेक्टिव, यानी पीआरएस मेथड के अकॉर्डिंग बात करें, सो प्रेफिक्सेस आर डिफरेंट। ये सारे प्रेफिक्सेस हैं, पहले आने वाले उपसर्ग। डेम रूट वर्ड है, रूट भी सेम है और एक सफिक्सेस भी सेम है, राइट। तो यही होता है पीआरएस मेथड, प्रीफिक्स रूट सफिक्स। व्हाट इज द डिफरेंस? पैंडेमिक इज अ काइंड ऑफ डिजीज दैट इन्फ्लिक्ट्स द पीपल ऑफ अ वाइडर जियोग्राफिकल स्ट्रेच, राइट। पैंडेमिक एक ऐसी समस्या, बीमारी को कहते हैं जो बड़े पैमाने पर रहने वाले लोगों को अपना शिकार बनाए। पैन का मतलब ही होता है बड़े पैमाने पे, पैन इंडिया बेसिस जैसे आप कोई भी बात करो। एपिडेमिक क्या है? एपी का मतलब होता है आसपास। सो epidemic is a kind of disease or problem that inflicts the people of a particular geographical stretch or a particular community, and that is called epidemic, right? तो ये क्षेत्र विशेष की बात है। अब इसमें यह भी ध्यान में रखना है, क्योंकि डेम रूट वर्ड का मतलब होता है पीपल, लोगों से संबंधित। तो कई बार हमें यह समझ में आता है कि सारे शब्द बीमारियों के लिए, सिर्फ बीमारियों के लिए नहीं है, लोगों से जुड़ी हुई समस्याओं के लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं। जैसे आप ये भी कह सकते हो कि कार थेफ्ट हैज बिकम एन एपिडेमिक इन माई एरिया। कार थेफ्ट हैज बिकम एन एपिडेमिक इन माई एरिया, इन माई सिटी, इन माई मोहल्ला, व्हाट्सोएवर। तो एपिडेमिक एक एरिया स्पेसिफिक प्रॉब्लम हो सकती है। ईव टीजिंग हैज बिकम एन एपिडेमिक इन माई लोकेलिटी।
या जब कहीं पे बाढ़ भूकंप इस तरह की नेचुरल कैलामिटी आती है तो वहाँ पे बहुत सारे रबल्स के नीचे लोग दबे होते हैं, मरे होते हैं, जीव जंतु इंसान सब कुछ। तो वहाँ हवा और पानी के खराब होने से बीमारी फैलने का खतरा रहता है। तो वहाँ भी आप क्या लगाओगे? एपिडेमिक लगाओगे। जब 2013 में केदारनाथ में जलजला आया था तो कितनी सारे लोगों की मौतें हुई थी, बहुत सारी डेड बॉडीज डिकम्पोज हो रही होंगी। तो डेफिनेटली ऐसा नहीं कि पूरे उत्तराखंड में बीमारियां फैल जाएंगी, लेकिन उस 15, 20, 30 किलोमीटर के दायरे में जहां पे ज्यादा क्षति हुई है वहां पे बीमारी फैलने का खतरा होगा। उसे एपिडेमिक कहते हैं। एंड एंडेमिक इज अ काइंड ऑफ डिजीज that inflicts the people of a particular geographical stretch or a particular community, and it's kind of tough to get rid of that as well, and there is a pattern of recurrence as well। ये भी है इसमें। सिंपल शब्दों में क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं मैं, इसीलिए ना अच्छे पेपर में, जैसे बैंक के पेपर में एसबीआई पीओ में मान लो डबल फिलर दे दिया तो वहां एपिडेमिक एंडेमिक में कंफ्यूज कर लेता है। एसएससी अभी इतनी गहराई में नहीं जाता शब्दों में, आगे जाए तो पता नहीं। वो कई बार बड़े मासूम ऑप्शन भी दिए हैं उन्होंने सिनोनिम एंटोनिम में। एनीवे, तो एंडेमिक में फर्क है, जैसे ये डेंगू और चिकनगुनिया है तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ व्हाट एंडेमिक। अब ये इसमें इकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, जैसे दिल्ली और आसपास के इलाकों में जब बरसात का मौसम आता है आप देखते हो एडवर्टीजमेंट शुरू हो जाती है कि पानी निकालो, पानी जमा मत होने दो, ये वो। यानी साल के पर्टिकुलर महीने में, खास समय में वो बीमारी हर साल आती है। इसीलिए मैंने कहा उसमें रेकरेंस का पैटर्न है। और याद रखने के लिए ऐसे रख सकते हो जिससे एंड भी नहीं मिल रहा, क्योंकि हर साल वो पर्टिकुलर महीने में आएगी। ऐसे बिहार में भी है ना कोई एरिया वो लीची खाने से जहां मौतें हुई थी, बहुत रिसर्च हुआ। या आप ये पूर्वांचल का बेल्ट देख लो तो वहाँ पे बच्चों की, जिसको जापानी बुखार कहते हैं, इंसेफेलाइटिस, बरसात के मौसम में उससे मौतें होती हैं। तो देर आर एक्चुअली इकोलॉजिकल फैक्टर्स, यानी उस खास एरिया में कुछ इकोलॉजिकल फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिसकी वजह से वो खास बैक्टीरिया, वायरस, जो भी उस बीमारी को फैलाने वाले एजेंट हैं, उस मौसम में उनमें बढ़त होती है और वो लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। दैट काइंड ऑफ प्रॉब्लम इज कॉल्ड एंडेमिक। दैट्स द डिफरेंस इन दीज 3 वर्ड्स। डेम इज अ रूट वर्ड, आप जानते हैं। ये सारा डेमोक्रेसी, डेमोगॉजी, ये दो डेमोग्राफी, देन डेमोफाइल, डेमोफीलिया, कभी फिर बात करेंगे वो कैप का सेशन जब करेंगे तब। अभी यहीं पर रुक जाते हैं। तो हाँ, क्वेश्चन का जवाब मिल गया, शब्द सीख लिया आपने, आगे बढ़ते हैं। दिस विल बी मोस्ट डिफिकल्ट। यहीं पर जबान खुद ही रुक जा रही है पढ़ते में ही। देखो अगर आप ढंग से पढ़ते हो ना तो आपकी जबान खुद रुकती है, एरर पे रुकती है। बच्चे कहते हैं सर जब मिक्स्ड एरर आता है तो नहीं दिमाग की बत्ती खलती। भाई तुमने अगर ढंग से पढ़े हैं सारे चैप्टर्स ना, पढ़े हैं और समझे हैं, रूल नहीं रटा है, वो 100 रूल 50 रूल वाली पढ़ाई नहीं करी है, गोल्डन रूल सिल्वर रूल वाली, ढंग से पढ़ा है। नाउन क्या होता है, उसके फंक्शनैलिटीज तुम्हें पता है, प्रोनाउन क्या होता है, फंक्शनैलिटीज पता है, एक्सेप्शंस पता है, तब एरर ढूंढ लोगे। ये जो रूल रटने वाले विद्यार्थी होते हैं दिक्कत इनको होती है, क्योंकि अगर वो चमका तो चमका, नहीं चमका तो नहीं चमका, जरूरी थोड़ी कि चमक जाए वो। और दैट्स वाई आई ऑलवेज फोकस ऑन द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस। मैं इसी को इसीलिए पूछता रहता हूँ, फ्रेज है, क्लॉज है, क्या है बताओ। एडिटोरियल सेशन भी मॉर्निंग में हो रहा है इसी चैनल पे, वहां भी ये बात होती रहती है। तो पूरे सेंटेंस को समझने पे जोर दीजिए। हाँ जी, तो दिस विल बी द मोस्ट डिफिकल्ट ऑफ द एडजस्टमेंट्स वी हैव टू मेक बिकॉज वी हैव बीन यूज्ड टू स्पेंडिंग अ लॉट ऑन गेस्ट्स। अब मैं अगर यहाँ पे पूछूं आपसे, ये स्पेंडिंग अ लॉट ऑन गेस्ट्स ये किस तरह का फ्रेज है? तो देखो टू लगा हुआ है, प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के बाद क्या आएगा? प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट कौन बनता है? नाउन या नाउन का इक्विवेलेंट। नाउन का इक्विवेलेंट क्या होता है? जिरंड। ये है आपका जिरंड स्पेंडिंग। तो इसीलिए हम इसको पूरे तरीके से क्या बोलेंगे? दिस विल बी कॉल्ड जिरंडियल फ्रेज। ये जिरंडियल फ्रेज है। अब यहां पे अगर मैं आपसे पूछूं, यूज टू अपने आप में बड़ा प्यारा सा कॉन्सेप्ट है और इतने तरीकों से इस्तेमाल होता है, ये हम एडवांस वर्ब में पढ़ते हैं। तो यहां पे अगर मैं आपसे पूछूं ये यूज्ड टू ये क्या है? क्या आप इसको मॉडल वर्ब कहोगे? क्या ये मॉडल वर्ब है या एडजेक्टिव है? क्या है ये? जिरंड की स्पेलिंग संजय सही कर लो भाई, GERAND लिख रहे हो, मतलब डर जाएगा जिरंड। हाँ वेरी गुड रियू। यूज टू यहाँ पे एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। और कैसे पता लगा? अगर वो मॉडल वर्ब होता तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद आता। जैसे आप कहो कि आई यूज टू प्ले हॉकी, तो मैं हॉकी खेला करता था। मॉडल वर्ब सब्जेक्ट के तुरंत बाद आते हैं, राइट? आई यूज टू और उसके बाद मेन वर्ब आ जाएगा। लेकिन जैसे ही आप आई एम यूज टू, आई वॉज यूज टू, ही विल बी यूज टू, कुछ भी कर रहे हो, वो यूज टू अब एडजेक्टिव हो गया। और किसके आदती हो, किसके आदती थे, यानी उसके बाद तो क्या लगाओगे? नाउन लगाओगे या नाउन का इक्विवेलेंट लगाओगे। ठीक है, तो अब जैसे आप कहो कि आई एम यूज टू दिस वेदर, आई एम यूज टू दिस वेदर, ये दिस वेदर क्या है? नाउन फ्रेज है, यूज टू के बाद आ रहा है कि मैं इस वेदर का आदी हूं। तो दिस वेदर नाउन फ्रेज था, वैसे ये जिरंडियल फ्रेज है, ये भी नाउन का काम कर रहा है।
चलिए, तो एरर हमें समझ में आ गया, कहाँ आते थे भाई हम, विल बी द मोस्ट कहाँ लिखा है, इधर लिखा सी में, ठीक है।